Hello, students. Welcome to the class 8 history. The chapter is Great Uprising or the Revolt of 1857. 1857 का विद्रोह. Myself, Mrs. Rama Babre. I'll be teaching you this lesson in detail. Very interesting lesson. Okay, the point which we are going to focus, firstly I'll be introducing about this chapter, the Great Uprising, then about the people and the policies, the causes of the revolt of 1857, 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण थे उसके बारे में, फिर इमीडिएट कॉज क्या था, अचानक कौन सा ऐसा कारण बना कि 1857 का विद्रोह हुआ, और जो विद्रोह हुआ, द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, कैसे वो शुरू हुआ और कैसे अंग्रेज़ों ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी, ये विद्रोह फेल क्यों हुआ, उसका नेचर क्या था, नेचर ऑफ अपराइजिंग, देन आफ्टर द अपराइजिंग और आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, व्हाट वाज द कंडीशन. We all will be studying it, okay? A very interesting one. The people and the policies. On the screen you can see Nawab lose their power, peasants and sepoys, about them we'll be studying, responses to reforms. But before that, let me discuss one thing with you कि जब देश हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में था, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया. अपने आप को एकदम मतलब कि सुपीरियर बना कर रखा हुआ था और लोगों में एक दहशत भी बनाई हुई थी. लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. बहुत ह्यूज पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और जो एरिया उनके कंट्रोल में नहीं था वहाँ इनडायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, उनका दबदबा बना हुआ था, क्योंकि जो रूलर और नवाब जो भी एरिया जहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये लोग एक्नॉलेज करते थे, ये लोग ब्रिटिश के जो सुपरमेसी थी उनके पावर को रिकग्नाइज करते थे. ठीक है. और जो मुग़ल एम्पायर उस वक्त एग्जिस्ट करता था लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए था. वो बहादुर शाह जफ़र मुग़ल बादशाह थे लेकिन जस्ट नाम मात्र के थे, क्योंकि उनके पास ना टेरिटरी थी ना उनके पास पावर था. ठीक है. और आप देखिए कि 100 साल के दरमियान में जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग तबके के लोग हमारे इस भारतीय समाज में जो है वो सभी के सभी लोगों में एक घृणा फैल गई. किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए नफ़रत हो गई और देश को आज़ाद कराने की बात करते थे, इनसे छुटकारा पाने की बात करते थे. क्योंकि सभी राजा रजवाड़े, नॉबल्स, पीजेंट्स, ट्राइबल इलाके के लोग, जितने क्राफ्टमैन्स थे, वो सभी के सभी लोग जो है इनसे परेशान थे, अंग्रेज़ों से. और 1757 से लेके 1856 तक कई छोटे बड़े रिवोल्ट हुए जिनको बहुत आसानी से अंग्रेज़ों ने दबा दिया. ठीक है. सो दे वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट. अब देखिए कि नवाब और जो थे, दे ऑल्सो लॉस्ट देयर पावर. जो एक बड़ी टेरिटरी पे नवाब्स और राजाज जो राज किया करते थे हिंदुस्तान के अंदर, अलग 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 टेरिटरीज उनकी हुआ करती थी, उनके हालात भी बहुत बुरे थे. नवाब्स एंड द राजा हैड बीन, दे हैड सीन द पावर इरोड, कि धीरे धीरे उनकी पावर जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है.
और ब्रिटिश जो है अपने एनेक्सेशन के जो तरीके थे, अलग अलग तरीके थे कब्ज़ा करने के लिए, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हुआ करता था, चाहे वो पैरामाउंटेसी कि हम लोग सुप्रीम है, ठीक है, तुम लोगों को राज नहीं करना आता है, वो उनका एक तरीका था। और फिर अगर आपकी अपनी संतान नहीं है, गोद ली हुई संतान है, तो तभी भी उसको जो उस टेरिटरी को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। तो अलग अलग तरीके थे उन्होंने अपनाए हुए थे। इसके अलावा क्या था कि जो नवाब या राजा हुआ करते थे, उनको जिनको अपने कब्जे में ले लेते थे ना अंग्रेज, तो क्या था कि वहाँ पे अपना एक बंदा छोड़ देते थे, वो रेजिडेंट उसको कहा करते थे। वो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था, वहीं पे रहता था, खाता था, पीता था, और वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती थी उसको अटेंड करता था। ठीक है, जो रेजिडेंट्स वे स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स। अब वो वहाँ पे रह कर के सबके साथ बैठ के, ऐसा तो नहीं था कि मतलब कि वो वहाँ पे सिर्फ इंजॉय कर रहा था, नहीं, वो इंजॉय करते हुए वो एक जासूसी भी करता था। वो जितनी भी बातें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बताता था, उनकी इंटरनल पॉलिसीज से के बारे में। और फिर क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी दूसरी पॉलिसीज लेकर आती थी और नवाबों को दबा देती थी, मुगल एम्परर्स को दबा देती थी, राजा महाराजाओं को सप्रेस कर दिया करती थी। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ द रूलर जो है वो रिड्यूस हो गया, दे लॉस देयर अथॉरिटीज़, और उनको जो है आर्मी मतलब कि वो मेंटेनेंस का पैसा उनसे ले लेते थे। लेकिन आर्मी को ट्रेन कौन करता था, वो ब्रिटिशर्स ही ट्रेंड किया करते थे। उससे क्या होता था, आर्मी की ऑनेस्टी, उनकी लॉयल्टी जो होती थी, वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ हो जाती थी। जबकि आर्मी में जितने काम कर रहे होते थे सोल्जर्स, सिपाहीज, जिनको सिपाहीज वो बोला करते थे, वो सारे के सारे हिंदुस्तानी ही थे, भारतीय थे। सो आर्मी वर डिसबैंड, और जो रेवेन्यू कलेक्शन था या टेरिटरीज थी, वो उनके हाथ से ये वाली पावर जो है, अथॉरिटीज़ जो है ले ली थी। हिंदुस्तान के जो छोटे बड़े जितने राजा थे, जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बोलबाला करा हुआ था, ठीक है, अपने आप को स्टैब्लिश किया था। और कुछ ऐसे भी पावर्स थे, ऐसे भी राजे रजवाड़े थे जिन्होंने कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है समझौता करने की भी कोशिश करी, नेगोशिएट भी करा, ठीक है। और वो किस लिए, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंटरेस्ट उनका क्या था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो चाहती थी कि अंग्रेज़ जो है उनके गोद लिए हुए बेटे को जो है झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में पहचान दे, उनको स्वीकार करें। और नाना साहब जो एडॉप्टेड चाइल्ड थे, एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव थे, वो भी ये चाहते थे कि जो पेशवा बाजीराव को जो पेंशन मिल रही है वो नाना साहब को भी मिलती जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे झांसी की रानी अगेंस्ट हो गई, नाना साहब अगेंस्ट हो गए, तो बहुत से राजा रजवाड़े थे जो इनके खिलाफत में खड़े हो रहे थे। अब मज़ेदार की बात आप देखिए ज़रा, कितने हद तक ये लोग, किस तरह की चालाकी से ये लोग टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में करते थे। अवध जो था ना, वो आखिरी टेरिटरी था, आखिरी इलाका था जिन पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा किया। वैसे तो 1801 में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस उनके ऊपर इम्पोज कर ही दी थी, लेकिन 1856 में देखिए, लॉर्ड डलहौजी थे, जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे, इन्होंने क्या चालाकी करी, इन्होंने डिक्लेयर करा कि भैया अवध के जो नवाब साहब हो, आपको रूल वूल करना नहीं आता है, आप मिस गवर्न कर रहे हो, ठीक है। और ब्रिटिश रूल वॉज नीड टू एंश्योर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूलर्स जो है वो यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि जो आम जनता जो है उनको एक प्रॉपर गवर्नेंस मिले, उनको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मिले। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। अब अवध के इलाके के कई सिपाहीज जो थे वो किस में थे, वो ब्रिटिशर्स के आर्मी में हुआ करते थे। जो अवध के इलाके के रहने वाले थे वो जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो पहले आपने सब्सिडरी अलायंस लगा दी और बाद में 1856 में अचानक आपको लगा कि भाई नहीं, पूरा कब्जे में होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ही मतलब कि डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना आता है, और ये कह करके उन्होंने जो अवध है को अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी कंपनी वांटेड टू एंश्योर आप
the Mughal Empire to end up. ये सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लास्ट पॉइंट. कंपनी वांटेड टू इंश्योर अप द मुगल एम्पायर और द मुगल डायनेस्टी दैट इट शुड कम टू एंड नाउ. अब एंड करने के लिए उन्होंने एक और चालाकी करी कि कॉइन्स में जो मुगल एम्पायर हुआ करते थे ना, मुगल बादशाह, उनकी फ़ोटो छपी हुई होती थी, ठीक है, इम्बोस्ड होती थी उसी में, ठीक है. तो उसको जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया. 1849 में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने डिक्लेयर करा कि बहादुर शाह जफ़र जो है उनके बाद मतलब कि उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा. ही विल बी शिफ्टेड आउट फ्रॉम रेड फोर्ट. एंड 56 में 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग आए. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह जफ़र है ही विल बी द लास्ट मुग़ल एम्परर. लास्ट मुग़ल एम्परर. अब कोई बादशाही वगैरह का ऐसा कुछ भी किस्सा कहानी नहीं रहेगा, कोई मुग़ल एम्पायर नहीं रहेगा. अब इनको रेड फोर्ट से शिफ्ट करना पड़ेगा बहादुर शाह की फैमिली को. तो इस तरह की मतलब कि जो चालाकियाँ कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि जो जितने टेरिटरीज इन्होंने ले ली थी, अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी के नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया, ठीक है. और मुग़ल एम्परर के साथ इस तरह का हादसा हुआ कि भाई आप रेड फोर्ट को ही छोड़ दो और आप कोई नवाब नहीं हो, कोई एम्परर नहीं हो. तो इस क्या हुआ कि इस तरह के जितने नवाब और जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े थे, वो सब के सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में हो गए, सारे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए. सो ये बेसिकली क्या है, जो नवाब लूज देयर पावर्स, मतलब कि पॉलिटिकल रीजंस थे, ये राजनीतिक कारण बने. किस बात के? 1857 में 1857 में जो एक रिवोल्ट हुआ, ठीक है, वो एक ये राजनीतिक कारण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो नवाब थे, राजा रजवाड़े थे, उनके अथॉरिटीज़ छीन ले गई, उनके पावर्स मतलब कि रिड्यूस कर दी गई. तो ये पॉलिटिकल कॉज बना, ये पॉलिटिकल रीज़न बना 1857 के विद्रोह का. फाइन. नाउ कम्स टू द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज. पीजेंट्स एंड द सिपाहीज. देखिए फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, डिसकंटेंटमेंट एमंग द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स. जमींदारों के बीच में और जो किसान वर्ग था हमारा, उसके बीच में डिसकंटेंटमेंट. डिसकंटेंट मतलब कि असंतुष्टि की भावना. दे वर नॉट एट ऑल हैप्पी. क्यों नहीं खुश थे ये लोग? In countryside, the peasants and the jamidar, they were not happy because of the high tax. बहुत ज़बरदस्त लगान इनके ऊपर लगा के रखते थे. टैक्स बड़ा हाई था और इनका लेने का तरीका बड़ा गलत था, बड़ा रिजिड हुआ करता था. कभी अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, या घर परिवार में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए, पीजेंट्स के, किसान भाइयों के घर में कहीं मौत हो गई किसी की, ये कोई बात हो गई, तो और वो देने के काबिल नहीं है, तो मार पीट करके ले लिया, उसकी ज़मीन ले ली, ठीक है. ये तरीके उनके बड़े गलत थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. तो ये जो जितने पीजेंट्स थे, ठीक है, जिनके साथ गलत व्यवहार के हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो दे ऑल बिकेम अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है. ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में खड़े हो गए. पीजेंट्स लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज दे कुड नॉट पे द रेवेन्यू. Many failed to pay back their loans to the money lenders, ठीक है. उनको जब नहीं पे कर पाते थे, या फिर क्या होता था, अगर वो नहीं ले पाते, अपने लोन्स को नहीं दे पाते थे या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो क्या करते थे ये लोग, रेवेन्यू के फॉर्म में उनके जो एंसेस्ट्रल ज़मीन जो उनके बाप दादाओं की थी, कब से उनकी ज़मीन पे वो लोग रह रहे थे, तो वो सारा का सारा क्या करते थे, ले लेते थे उनसे वापस, ठीक है, छीन लेते थे. तो उससे जो थे किसान वर्ग जो था वो बहुत परेशान हो गया, ठीक है. अब क्या था, सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे एंड द कंडीशन.
इंडियन सिपाहीज जो थे वो भी नाखुश थे, उनको कम सैलरी मिलती थी, उनको जो भत्ता होता था ना, अलाउंस मतलब भत्ता होता था, तो वो भी उनको मतलब कि नहीं मिलता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि जो काम अंग्रेज कर रहा है और जो काम हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं, उनके वेजेस में, उनके सैलरी में डिफरेंस हुआ करता था। और जो न्यू रूल्स आए, ठीक है, अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करे, उससे भी वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, द न्यू रूल्स दे वॉलेटेड देयर रिलीजन सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ, जो उनके धार्मिक विचारधाराएं थी ना, तो वो बड़ी हर्ट करती थी। तो वो मतलब उसके फेवर में नहीं हुआ करते थे। हम इसके बारे में मिलिट्री कॉजेज़ में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिपाहीस के बारे में, वो बहुत नाराज़ थे। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, वेजेस उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे, अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, और उनके जो धार्मिक जो विश्वास थे उसके साथ एक खिलवाड़ सा होता था। ठीक है, वो नहीं अच्छा लगता था उनको, क्योंकि उनको कहते थे 7 समुंदर पार जो है ना, आपको उनको जाना है काम पे। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों को भेजा करते थे, या और किसी काम के लिए भी भेजते थे। तो जैसे उनको बर्मा में भेजा गया फाइट के लिए, सो दे रिफ्यूज टू गो टू बर्मा बाय सी रूट टू फाइट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा हम बाय लैंड रूट चले जाएंगे। तो उनकी अपनी एक धार्मिक भावना थी कि सी रूट से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उनको बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया, और रूल पास करा गया कि नहीं, बाय सी रूट जो है अगर जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि पीजेंट्स और सिपाहीज भी अनहैप्पी हो गए, दे बिकेम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नाउ कम्स द रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। जो रिफॉर्म्स हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज करना चाह रहे थे, ठीक है, उसके खिलाफ में भी बहुत सारे लोग हो गए। क्या हुआ कि जो एक लॉ पास हुआ टू स्टॉप द सती सिस्टम। सती प्रथा हमारे हिंदुस्तान में थी। ठीक है, और विडोज़ की कभी भी मैरिज री मैरिज की बात नहीं होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिश व्हाट दे बिलीव द इंडियन नीड्स लॉट्स ऑफ रिफॉर्म। इन बहुत बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, और क्या अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते थे, और अपनी पॉलिसीज़ के अंतर्गत उन्होंने लॉ पास किया। लॉ वाज पास्ड, ठीक है, टू स्टॉप द सती सिस्टम एंड स्टार्ट द विडो री मैरिज। जब विधवा की री मैरिज, दोबारा शादी करना, सती सिस्टम को ख़त्म करना, तो हमारे जो हिंदू समाज के लोग जो थे, ठीक है, वो इससे बड़े नाराज़ हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके धार्मिक कार्यकलापों में जो है ना इंटरफेरेंस हो रहा था। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसको प्रमोट करा गया इन एजुकेशन। हिंदुस्तान में जो एजुकेशन दी जा रही थी उसमें जो है इंग्लिश को, अंग्रेजी को प्रमोट करा जा रहा था। और 1830 में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज वर इनकरेज टू फंक्शन फ्रीली इन आवर कंट्री। जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, उनको एक इजाज़त मिल गई थी। 1830 में कंपनी ने इजाज़त दे दी, उनको इनकरेज करा कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको फ्रीली करिए। अब जो भी काम क्या कर रहे थे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे थे, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, 1850 में जो है एक लॉ पास हुआ, ए लॉ वॉज पास फॉर द कन्वर्शन। ठीक है, कन्वर्शन मतलब कि जो हिंदुस्तान में है वो लोग क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करा जा रहा था। ठीक है, और इन क्रिश्चियन मिशनरीज को कंप्लीट फ्रीडम थी, जो कि हिंदुस्तान के जो धर्म के ज्ञानी थे, ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी जो थे, उनको लगा ये तो हिंदुस्तान के अंदर एज ए ट्रेडर आए हुए थे, ट्रेड कर रहे थे भाई, राज कर रहे थे, अब तो ये तो हमारे धर्म के मामले में भी बोल रहे हैं, धार्मिक बातों में भी इनका इंटरफेरेंस शुरू है। और धर्म का ऐसा है कि ये लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, तो सभी के सभी जो है एकदम आग बबूला हुआ है। और 1857 के विद्रोह का ये कारण बना, ये सामाजिक कारण था। रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म, ये सामाजिक कारण था, एक सोशल कारण था। इंडियंस थॉट दैट द ब्रिटिश विल स्पॉइल देयर रिलीजन। हिंदुस्तानियों को लगा कि अब जो है उनका धर्म जो है वो खतरे में है, एकदम खतरे में है।
तो ये जो रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म था, ये बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि धर्म के मामले में बोलना, धर्म के बारे में इंटरफेयर करना, वो गलत चीज़ हो रही थी। बैनिंग ऑन द सती सिस्टम, और विडो री मैरिज को उन्होंने लीगलाइज कर दिया। वुमेन को एजुकेट करने की इन्होंने बात करी, कि जो कि हमारे भारतीय सभ्यता में इतनी ज़्यादा नहीं थी। लड़कियों को एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, कि जो हम लोग रंग से ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन के या काले रंग में काउंटेड थे, तो इंडियंस दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल ऑन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट इन द ट्रेन। ट्रेन में जो है वो हमें ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी। दो इंडियन रेलवे जो था वो हिंदुस्तान में 1853 में इंट्रोड्यूस्ड हो चुका था, ठीक है। एंड नो प्रमोशन टू द एजुकेटेड इंडियंस, ये और भी गलत बात थी। 1830 में जो है इन्होंने कंपनी इनकरेज द क्रिश्चियन मिशनरी टू वर्क फ्रीली। 1850 में लॉ वॉज पास फॉर द इजी कन्वर्शन। तो इन सब बातों से जो है, जो ये सामाजिक कारण बना 1857 के विद्रोह का, और सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो आप देखेंगे कि समाज का हर वर्ग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ होता चला गया, जो कि एक कारण बना विद्रोह का, अपराइजिंग। ओके, अपराइजिंग, ग्रेट अपराइजिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, and do read the book carefully. Take care of yourself. Thank you so much.